हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 दिसंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस, यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि रेड सी को आपको मैप में जाकर के व्यू करना है और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के टाइप करना है कि रेड सी की लोकेशन क्या है और अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो रेड सी से रिलेटेड हो। अब द हिंदू को डिस्कस करें उससे पहले कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था बैकाल लेक को लेकर के, तो थोड़ी सी उसकी जो लोकेशन है उसको व्यू हम कर लेते हैं। रशिया वाला जो रीजन है उसमें साइबेरिया इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। साइबेरिया का सर्दर्न साइबेरिया जो है वहाँ पर बैकाल लेक सिचुएटेड है, मंगोलिया के पास में, बॉर्डर वाले एरिया के पास में। अगर हम पूरे वर्ल्ड में वॉल्यूम वाइज देखें तो सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाई वॉल्यूम लेक बैकाल। पूरे वर्ल्ड में जितना भी वर्ल्ड में फ्रेश सरफेस वाटर है उसका 22 से 23% तक लेक बैकाल कंटेन करती है। द हिंदू को डिस्कस अगर हम करें तो फ्रंट पेज पर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्यूचर ग्रुप और अमेजन के बीच में एक डील हुई थी 2019 में, उसको लेकर के सीसीआई ने फ्रीज कर दिया है इस डील को और 200 करोड़ का फाइन भी लगाया है ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के ऊपर। उन्होंने ये बोला है कि सीसीआई ने कि जो अमेजन ग्रुप है उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, बहुत सारे ऐसे कुछ की पॉइंट्स थे इस डील में जिसमें को अमेजन ने रिवील नहीं किया, ओपन नहीं किया, जिनको एक तरीके से छुपा करके रखना उन सारी इन्फॉर्मेशन को अमेजन कंपनी ने। हमें पता है यूएस की ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन कंपनी। इशू इस तरीके से क्रिएट होता है कि अमेजन यहाँ पर इन्वेस्ट करता है फ्यूचर ग्रुप में और फिर उसमें रिलायंस जो ग्रुप है वो भी इसमें इन्वेस्ट करने की जब बात आता है तो अमेजन जो है वो एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर देता है कि इस तरीके से नहीं हो सकता। हमने पहले ही अपने इस डील में ये बात रखी थी कि आप हमारे साथ में अगर डील कर रहे हो तो अदर जो सर्टेन जो राइवल्स हैं वो इस रिटेल बिजनेस में उनको आप कुछ भी अपना पार्ट नहीं बेच पाओगे। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो जीएस मेंस पेपर 2 से, और ये जो टॉपिक है इससे आप इसको रिलेट कर सकती हो। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के। देखो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में एक बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत इसको सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था और बाद में 14 अक्टूबर 2003 को ये एस्टेब्लिश हुई थी और फुल्ली फंक्शन अगर हम देखें तो मई 2009 में इसने काम करना स्टार्ट किया था। इसका एस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया गया था कि जो भी हमारे यहाँ पर जो भी मतलब प्राइवेट ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो कंपटीशन है वो हेल्दी कंपटीशन हो सके। इस आइडिया को, ये जो सीसीआई का जो आइडिया है वो कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा वाजपेयी की जो गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सीधे सी बात, सीधा सा टारगेट ये था कि 1991 में जब इंडियन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ उसके बाद में बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस हमारे यहाँ पर इंक्रीज हुए, तो उनमें कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी थी और इसीलिए मेन फोकस यही था और इसी कारण से इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। देखो, एक बात सामने आई है, एक पिटीशन फाइल की गई है और उसमें ये बोला गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के हमने बहुत सारी न्यूज़ देखी पहले। पिगेसस स्पाईवेयर इजराइल की कंपनी है एनएसओ, उसने बनाया था। बहुत सारी कंट्रीज ने अपनी सिक्योरिटीज़ को मेंटेन करने के लिए पिगेसस स्पाईवेयर को खरीदा था, लेकिन बाद में ये आरोप लगे कि पिगेसस स्पाईवेयर का यूज़ किया गया है पर्सनल डाटा को रिवील करने के लिए, पर्सनल डाटा को मतलब उसमें एनक्रोज करने के लिए। हमारे इंडिया में भी इस तरीके के केसेस रजिस्टर्ड हुए। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें इंटरवीन करे। हालांकि जो गवर्नमेंट है वो ये बोला, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बात रखी कि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। वैसे जो भी काम हुए होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी और अदर सिक्योरिटीज़ को मेंटेन करने के लिए काम किया गया होगा।
अब इसमें ये बोला गया है कि देखो सुप्रीम कोर्ट तो अपनी तरफ से इसकी जांच कर ही रहा है, लेकिन जो बंगाल है, बंगाल जो गवर्नमेंट है वो भी अपनी तरफ से इस तरीके का कमीशन बना करके इस पिगेसेस के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है, ये इसमें बोला गया है। पिगेसेस स्पाईवेयर जो है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप रिलेट कर सकते हो जीएस मेंस पेपर 3 से, साइबर सिक्योरिटी वाले पॉइंट से। मेन प्रीलिम्स में क्वेश्चन पिगेसेस को लेकर के पूछा जा सकता है और मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट्सएप स्नोपिंग को लेकर के। पिगेसेस स्पाईवेयर है क्या? डायरेक्ट हमने पूछा कि एक तरीके का सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो ख़त्म ना हो सके, कोई भी उसमें एनक्रोच ना कर सके, इसीलिए इसको लिया गया था उस कंपनी के द्वारा, और बहुत सारी कंट्रीज ने इसको अवेल भी किया था। सबसे पहले इसको लेकर के, पिगेसेस को लेकर के 2016 में पहला केस आता है। अहमद मंसूर जो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं यूएई में, उन्होंने बोला कि मेरा जो फ़ोन है उसको टारगेट किया गया है एसएमएस लिंक के द्वारा। पिगेसेस में यही तो होता है ना कि एसएमएस के थ्रू आपको एक लिंक होता है, और अब तो ये भी होने लग गया कि 0 क्लिक अटैक, मतलब पता ही नहीं चलता पर्सन को कि उनके यहाँ पर कुछ ऐसे इस तरीके का स्पाईवेयर या मालवेयर इंस्टॉल हो गया है, और वो उनकी जो सारी पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है उनको कहीं पर शेयर किया जा रहा है। तो ये है पिगेसेस स्पाईवेयर जिसका मिसयूज किया गया है, ऐसा आरोप लगाए जा रहे हैं। ओके, अब देखो जाँच होगी, इंस्पेक्शन होगा, तब जाकर के रिवील होगा कि ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमारा दिल्ली रीजन है, वहाँ पर दिल्ली कैपिटल है, सेंट्रल कैपिटल, उसमें जो स्कूल्स है उनको बंद कर दिया गया था, दोबारा से उनको ओपन किया जा रहा है। बोल रहे हैं कि 6 से अबोव जो है उनको ओपन किया जा रहा है। कारण वहाँ पर ये था दिल्ली में कि पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। ठीक है, अब एयर क्वालिटी जो पैनल है उसने परमिशन दे दिया है कि जो एसेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उनको भी आप रेगुलर कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी है ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस को लेकर के कि नॉन एसेंशियल जो ट्रैवलिंग है उसको लोग अवॉइड करें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के केसेस हर स्टेट में सामने आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रंट पेज पर तमिलनाडु को लेकर के, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फ्राइडे को ये डिक्लेयर किया कि तमिल थाई वजंतु जो है, जिसको आप मनोरमनियम सुंदरर, ये स्टेट सॉन्ग होगा तमिलनाडु का। जब भी ये बजेगा, जब भी इसको गाया जाएगा, तो हर पर्सन को खड़े होकर के रिस्पेक्ट अपनी पे करनी है इस सॉन्ग के लिए। गवर्नमेंट ऑफिसेज में, पब्लिक फंक्शंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे जब भी इस सॉन्ग को सग किया जाएगा, गाया जाएगा, तो सभी को खड़ा होना होगा। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए और प्रेग्नेंट वीमन के लिए, और सभी को इसके अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए इस सॉन्ग के लिए खड़ा होना होगा। हमने ये देखा है कि हमारे जो नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम है उनके लिए इस तरीके का ऑर्डर पास किया गया था। ठीक है, देखो पहले मद्रास हाई कोर्ट ने इसके बारे में बोला था कि देखो ये जो सॉन्ग है ना, ये कोई स्टेट सॉन्ग या नेशनल एंथम तो है नहीं, तो इसके लिए खड़ा होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसने बोला है कि अब स्टेट सॉन्ग है, इसकी रिस्पेक्ट आप सभी को करनी होगी। पहले भी हमने देखा कि किसी स्टेट ने अपने जो फ्लैग है उसके लिए, साउथ में किसी स्टेट ने एक बार फ्लैग के लिए भी इस तरीके का इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि हमारा खुद का फ्लैग है, इसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। जहाँ पर हमारी जो भी इंस्टीट्यूशन है, मेजर इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर जहाँ इंडिया का फ्लैग लहराया जाएगा उसके साथ में ये फ्लैग भी ऐसा उसको भी इंस्टॉल किया जाएगा। तो इस तरीके के देखो, अगर इंडिया जो है वो यूनिटी में बिलीव करता है, हमने देखा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर जो वन बिलोंग करती है, जैसे ओनली वन सिटीजनशिप है हमारे यहाँ पर, वन फ्लैग है हमारे यहाँ पर, वन एंथम है, वन सॉन्ग है। तो एक तरीके से अब देखो इस इश्यू पर क्या होता है। अभी जो तमिलनाडु ने इसको डिक्लेयर किया है, कौन से पॉइंट्स के ऊपर, इसके ऊपर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है, अदर स्टेट्स क्या बोलते हैं, ये बातें सामने आनी होगी। बस आपको ये ध्यान में रखा है, तमिलनाडु ने अपना स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया है और बोला है कि इसको रिस्पेक्ट आपको देनी होगी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 से, यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो सबसे इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, कि सुप्रीम कोर्ट में 52 हेबियस कॉर्पस जो है वो उनको लेकर के पिटीशन फाइल हुई है और वो पेंडिंग में चल रही है। हेबियस कॉर्पस क्या होती है?
हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेव करने के लिए अगर अनलॉफुल डिटेंशन कर दिया गया किसी पर्सन का या फिर इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया किसी पर्सन का, तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के अंडर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में हमें ये पावर है कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हेबियस कॉर्पस के थ्रू एक रिट जारी की जाती है कि जिन भी पर्सन को आपने गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है, उसको आप कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे लॉ मिनिस्टर है उसने बोला है कि रिजिजू ने लोकसभा को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि 52 पिटीशन जो है हेबियस कॉर्पस मैटर्स को लेकर के वो पेंडिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है उनको लेकर के, हमारे प्रेसिडेंट जो है वो बांग्लादेश की विजिट पर है क्योंकि वहाँ पर उनकी जो लिबरेशन है उसको 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो गोल्डन जुबली उन्होंने सेलिब्रेट की है। वहाँ पर एक टेम्पल का, कालीबरी जो टेम्पल है उसका इनॉग्रेशन किया हमारे प्रेसिडेंट ने, और ये भी बोला कि ये जो टेम्पल है वो एक सिंबल है इंडिया और बांग्लादेश के लोगों के बीच में जो स्पिरिचुअल और कल्चरल बॉन्डिंग है उनके लिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 9 से, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो WHO ने बोला है कि, एक सेकेंड, सॉरी आज थोड़ी हेल्थ इश्यू है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो US बेस्ड नोवावैक्स से एक लाइसेंस लेकर के एक नई वैक्सीन जो बनाई है उस वैक्सीन का यूज़ किया जा सकता है। WHO ने बोला है कि उस वैक्सीन को हम इमरजेंसी अप्रूवल देते हैं ताकि इट हैड ग्रांटेड इमरजेंसी अप्रूवल टू द इंडिया मैन्युफैक्चर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन कोवोवैक्स। इसका हम यूज़ करेंगे उन गरीब कंट्रीज़ के लिए जहां पर अभी भी वैक्सीनेशन जो है वो लगभग 10 से 40% तक ही कम हो पाया है, क्योंकि उनके पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो वैक्सीन खुद बना पाए। वैसे इंडिया की तरफ से हम देखें तो इंडिया ने पहले भी बहुत सारी हेल्प की है वैक्सीन को लेकर के सभी कंट्रीज़ को अवेलेबिलिटी देने के लिए। वैक्सीन की अगर हम देखें तो काफ़ी बेनिफिट्स है, इसकी वजह से जो इफेक्ट है कोविड के नए वेरिएंट का वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 से, यहाँ पर देखो एक केस है, उड़ीसा का एक केस जिसमें 2003 के टाइम पे एक केस होता है वहाँ पे और 3 लोगों की डेथ हो जाती है जिसमें एक बच्चा भी शामिल होता है, जिसमें एक पर्सन को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर अभी प्रेजेंट टाइम में उस पर्सन को छोड़ा जा रहा है। 19 ईयर्स बाद में उसको बोला जा रहा है कि आपके खिलाफ में लैक ऑफ एविडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाए, इसलिए आपको बाहर किया जाता है। अब ये सोचो कि उसके जो 19 ईयर्स उसने जो जेल में गुजारे हैं उनका क्या होगा। जब उसको अरेस्ट किया जाता है और उसको सजा होती है, पनिशमेंट होती है, तो फिर वो जेल में से ही रिपीटिशन के लिए, रिव्यू के लिए ये सारी बात दोबारा से अप्लाई करता है। तो 2021 में उसका जो केस है वो हियरिंग के लिए आता है। मतलब आप देखो कि हमारे यहाँ पर जो जुडिशरी का एक तरीके से वर्क है वो कितना स्लो है, या तो हमारे यहाँ पर जो केसेज की पेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है और जो जजेस की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। तो ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी गैप है उसको फिल करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसको और जो जुडिशरी है उन दोनों को मिल करके साथ में काम करना चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 11 से, यहाँ पर देखो रशिया ने ये बोला है कि यूएस और जो नाटो कंट्रीज का साथ लेकर के यूएस ये कोशिश कर रहा है कि एक्स सोवियत जो नेशन है उनके साथ में अपने जो रिलेशन है उनको मेंटेन करने के लिए रशिया को एक्सक्लूड किया जाए। तो रशिया इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। रशिया ने बोला है कि जो भी हमारे 1991 में जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, उसके बाद में बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के रूप में सामने आते हैं। तो इसी को लेकर के रशिया और उन कंट्रीज़ में जो कन्फ्लिक्ट है उसको लेकर के यूएस ने ये बोला है कि अगर रशिया इन कंट्रीज़ को एनकरेज करने की कोशिश कर रहा है तो हम नाटो एलीज का साथ में ले करके रशिया को रोकने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये जो नाटो जो कंट्रीज़ है उनके बारे में, उससे पहले हम यूएसएसआर का मैप देख लेते हैं। ये यूएसएसआर का मैप है। 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, ये जो ब्राउन कलर पे जो कंट्रीज दिख रहे हैं वो पहले यूएसएसआर के पार्ट थे। 1991 में पार्टिसिपेशन हो जाता है, रशिया एक अलग कंट्री बन जाता है और कई इंडिपेंडेंट कंट्री यहाँ पर सामने आती है। यूक्रेन के साथ में हम बहुत सारे इशू देखते हैं रशिया के, वो यही कारण है। रशिया ये बोलता है कि भले ही कंट्री अलग हो लेकिन हमारे जो कल्चरल माइंडसेट है वो सेम है। बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर हमारी जो हम एक ही जगह एक ही पॉइंट के ऊपर बेसिस है, हमारा फाउंडेशन है।
अब नाटो जो मेंबर्स है, नाटो एक अलाई है और इसीलिए बनाया गया था कि यूएसएसआर और यूएस के बीच में जो एक तरीके से कोल्ड वॉर चल रहा था उसको खत्म करने के लिए यूएसए ने अपने साथ में एक आर्मी खड़ी करने के लिए यूएसए को ये लगा कि अदर कंट्रीज का साथ लिया जाए ताकि यूएसएसआर को काउंटर किया जा सके। इसीलिए यूएसए ने 1949 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें समय के साथ में जो और कंट्रीज है वो उसके मेंबर्स बनते रहे। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।